अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एजेंडा पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। आज हम बात करेंगे NA 249 के हवाले से, ख़ास तौर पे धांधली के इल्ज़ामात लगे और उन इल्ज़ामात के बाद दोबारा गिनती हुई। इस चीज़ से इलेक्शन इस्लाहात के हवाले से भी बड़ी डेवलपमेंट हुई और हुकूमत ने ये बिल लेके आए और हुकूमत ये चाहती है कि अब 2023 के जो इलेक्शंस हैं वो साफ़ और शफाफ हों। इस पर अपोजिशन का रद्द-ए-अमल सामने आया है और अपोजिशन हुकूमत का साथ देने को तैयार नहीं। दूसरी तरफ धांधली के इल्ज़ामात चूँकि इस वक्त नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे पर लगा रहे हैं और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि अगर इसी तरह 5% से कम जिन हलकों में 2018 के इलेक्शंस में जीत हुई है उनको हम चैलेंज करेंगे और इस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो गौर भी कर रही है। दूसरी तरफ महंगाई बहुत ज़्यादा है, अपोजिशन जो है इस पे भी तनकीद कर रही है हुकूमत पर और हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में कामयाब नहीं हो पा रही। इस पे वज़ीर ख़ज़ाना का जो बयान सामने आया है वो ये कह रहे हैं कि IMF जो है वो ज़्यादती कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के साथ, और इस पर हम IMF के साथ बात करेंगे कि वो अपनी पॉलिसियों पर नज़र षानी करें। दूसरी तरफ कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा जो है केसेस में हम देख रहे हैं कि शिद्दत आती जा रही है और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से अगर हम बात करें तो फ़ौज की तैनाती के बाद देखने में ये आया है कि कदरे बेहतरी आई है, लोग SOPs को फॉलो कर रहे हैं, मार्केट्स टाइम पे बंद हो रही हैं। लेकिन चूँकि अब ईद की छुट्टियां भी आ रही हैं और ईद की शॉपिंग भी होगी, क्या पाकिस्तान के शहरी इन तमाम अहकामात पर, SOPs पर अमल करेंगे? इन तमाम इश्यूज़ पर बात करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फरहान रज़ा साहब। आप सीनियर एंकर पर्सन हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और ख़ास तौर पे सियासी और माशी अमूर पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आप नौजवान सहाफ़ी हैं। खुशामदीद कहते हैं फरहान आपको अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। फरहान, सबसे पहले अगर हम बात करें ख़ास तौर पे आपने देखा NA 249 में इलेक्शंस हुए और उन इलेक्शंस को भी चैलेंज किया गया और चैलेंज भी इस बुनियाद पे हुए हैं कि चूँकि 5% से कम मार्जिन है जीत का और 700 के लगभग जो वोट हैं वो मुस्तरद हुए। इस चीज़ को बुनियाद बनाकर अपोजिशन जो है वो अब दोनों अपोजिशन की पार्टियां हैं, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। अब चूँकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि वो 2018 के जो इलेक्शन हुए हैं उसकी तरफ भी जाएंगे और जहाँ जहाँ 5% से कम है मार्जिन वहाँ पर हम काउंटिंग और रीपोलिंग की तरफ जाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो फैसले हैं इसकी वजह से अब मज़ीद जो है वो हुकूमत पर प्रेशर बिल्ड होगा? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया ज़फ़ीर, आपने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया और बिल्कुल हार्ट बर्निंग इश्यूज़ जो हैं उनमें से सबसे ज़्यादा जो इस वक्त डिस्कस हो रहा है और पूरी सोसाइटी में हमने देख रहे हैं वो NA 249 है। जहाँ तक आपने बात की है कि इंतखाबी इस्लाहात की, तो देखिए ये एक ट्रेंड अब बनता जा रहा है। आप देखें कि डस्का का इलेक्शन आपके सामने है, उसके बाद ये NA 249 का इलेक्शन आपके सामने है। अब कहीं पर भी इलेक्शन होगा वहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ात और कुछ हमारे मैनेजमेंट के इश्यूज़ तो हैं, वो तो थ्रू आउट चल रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये होता है कि जो हारने वाली जमात है उसने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन में भी जाना होता है, उसमें रीपोलिंग के लिए भी रेड करनी होती है, रिकाउंटिंग के लिए भी करनी होती है। तो ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है। लेकिन इस्लाहात की तरफ जाते हुए अगर गवर्नमेंट अभी ये सोच रही है, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ज़रूर कोट करूँगा। ये बिल्कुल वही सिनेरियो हमारे सामने बन रहा है जो कि नैब का बना हुआ था। जब मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में थे, उन्होंने नैब में कोई इस्लाहात नहीं की। उन्हीं के बनाए हुए क़वानीन, उन्हीं के लगाए हुए इवन वो बंदे जो जब केसेस भी वही हैं बिल्कुल। तो अब जब वो अपोजिशन में गए हैं तो ऑटोमेटिकली उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात जो है वो शुरू हो चुके हैं और वो ये कहते हैं कि इस्लाहात करें, लेकिन सोचना ये होगा कि कोई ना कोई तो शुरुआत करेगा। इसी तरह इलेक्शन की भी बात है, तो इलेक्शन में भी किसी न किसी को शुरुआत करनी पड़ेगी, किसी न किसी को ये एक बुनियाद रखनी पड़ेगी। अगर गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि हम इस्लाहात करना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात हो रही है, तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। अदरवाइज़ तो ये एक ट्रेंड बन चुका है और आज फिर एक ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है, आपको पता है पंजाब में। तो आज भी उसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तहरीक इंसाफ भी है। तो जो भी
भी अच्छा, इसमें एक चीज़ फरहान और भी है कि अगर हम देखें तो जितने भी 2018 के इलेक्शन हैं वो जीत का मार्जिन जहाँ कम है, जहाँ किसी भी कैंडिडेट को ये लग रहा था कि वो रिकाउंटिंग में वो जीत जाएगा, तो वो ऑलरेडी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में या फिर वो कोर्ट में मौजूद हैं वो केसेस। तो इसमें कितनी जान है? बिलावल भुट्टो जो बात कर रहे हैं ये एक प्रेशर ज़रूर हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऑलरेडी इस तरह के जो केसेस हैं, जो कैंडिडेट भी हारे हैं तो वो तो अगले ही दिन चूँकि वो इलेक्शन कमीशन में पहुंच गए। तो आपने उठाया ज़फ़ीर, बिल्कुल ये बात सही है कि अगर हम इस ट्रेंड को फॉलो करें तो अगर जैसे बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि 5% से जहाँ पे कम मार्जिन है हम जाएंगे, तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी ऐसे कई केसेस कोर्ट में पहुँचे हुए हैं, तो उन पे कितना अमल दरामद हो सकता है। जबकि ये देखना होगा कि हमारा सिस्टम क्या है, सिस्टम पे वो बात नहीं करें। ठीक है, अपोजिशन का काम होता है सिस्टम पे बात करें। आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आपको इश्यूज़ थे, डस्का का इलेक्शन हुआ, इश्यूज़ थे नून लीग को, उन्होंने रिकाउंटिंग करवाई, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। तो इसी तरह अगर आप सिस्टम को बेहतर बनाएंगे तो चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, ये जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इस फरहान इस चीज़ को कैसे देखते हैं? एक तो आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब को ये क्रेडिट तो दें कि वो डे फर्स्ट से इंतखाबी इस्लाहात की बात कर रहे हैं। पहली स्पीच थी जब उनकी असम्बली में, जब उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म का हल्फ उठाया तो उस वक्त वो ये कह रहे थे कि मैं ये चाहता हूँ कि 2023 के इलेक्शंस में, हर इलेक्शंस में कहा जाता है कि ये रिग्ड इलेक्शन है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे साथ अपोजिशन बैठे, इस्लाहात लेकर आए, 2023 के जब इलेक्शंस हों तो कम अज़ कम हम उनको इस चीज़ पे डिस्कस न करें। और कल भी वो अपनी स्पीच में ये कह रहे थे कि ट्रंप की वजह से अमेरिका में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि इतना खूनरेज़ी हुई, वहाँ पे तशद्दुद हुआ, लेकिन कम अज़ कम किसी ने ये नहीं कहा कि इलेक्शंस के दौरान या वोट चोरी हुआ। वो एक दूसरे को की जो जीत है उसको तस्लीम नहीं कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने वोट की पर्ची पे या वोट कास्ट सही नहीं हुआ या चोरी हुआ इस पे इल्ज़ाम लगाए। तो ये क्रेडिट आप देंगे वज़ीर-ए-आज़म? आप ये चाह रहे हैं कि आप आएँ इस्लाहात की तरफ? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त ये एक पॉइंट है, क्योंकि आपने अमेरिका की मिसाल दी। देखिए, डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन्स हो, उनमें इख्तलाफात तो एक हिस्ट्री है। और अभी जब इलेक्शन हुए तो जो ट्रंप है वो आपको पता है कि एक फाशिज्म उनके अंदर मौजूद है, एक बिल्ड इन चीज़ है, एक्सट्रीम पॉइंट। बिल्कुल, वो एक्सट्रीम पॉइंट पे आ जाते हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी। और पहली दफ़ा हमने देखा कि जब इवन प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए ने हलफ लिया तो जो एक्स प्रेसिडेंट थे वो आए भी नहीं, उन्हें इतने। उसके बाद 6 जनवरी का जो इशू हुआ है वो हमारे सामने, ये सारी चीज़ें। लेकिन उसके बावजूद जैसा कि आपने कहा कि उन्होंने वोटों की कास्टिंग पे कोई इशू नहीं किया, तहफ़्फ़ुज़ात ज़रूर थे, सिस्टम पे कोई नहीं, क्योंकि सिस्टम मजबूत था। हमारे यहाँ सबसे पहला जो पॉइंट उठता है, सबसे फॉफन की रिपोर्ट्स आप देख लें उठा के, उनमें हमारे सिस्टम पे सबसे पहला नुकसान। ठीक है, तो इसलिए सिस्टम को ये तो हो गया। दूसरा, अगर हम कराची की बात करें, आपको लगता है कि कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून किसी हद तक चूँकि मुकाबले में थी, और कराची की जो स्टेक होल्डर्स जमातें, ख़ासतौर पे पीएसपी की जब हम बात कर रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान की बात करते हैं, तो ये सारी चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पे गई हैं। और पीटीआई चूँकि उनकी छोड़ी हुई नशिस्त थी, फैसल बावड़ा साहब वफाकी वज़ीर थे, फिर अब सेनेटर बने, लेकिन ये आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ और बाकी सियासी जमातों के ख़िलाफ़ कराची वालों का रेफरेंडम था? बिल्कुल सही। जैसा कि आपने पहले कहा, एमक्यूएम का आपने रेफरेंस दिया, पीएसपी का रेफरेंस दिया, तो उसमें तो सिंपल सा एक फार्मूला है कि अगर आप डिवीज़न कर देंगे ना किसी भी चीज़ में, तो उसका नुकसान अल्टीमेट एक तो आपको ख़ुद को होता है। वरना आप ये देखें कि कराची का वोट बैंक जो है, कराची का मैंडेट जो है, वो किसके लिए होता था? लेकिन तब्दीली के नाम पे वोट पड़ा, तब्दीली के नाम पे पीटीआई ने कराची से सीट्स ली। लेकिन इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि चाहे मुस्लिम लीग नून है, चाहे अपोजिशन दूसरी जमातें हैं, वो हुकूमती जमात के लिए, पीटीआई के लिए इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी कि महंगाई और दूसरी चीज़ें इनके ख़िलाफ़ जा रही हैं। आप जितने भी ज़िमनी इलेक्शन देख लें, उसमें आज भी जैसा कि अभी जिक्र हुआ, एक ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, और पहले डस्का का भी आपने देखा, 249 का इलेक्शन हमारे सामने है। हुकूमत के ख़िलाफ़ उनकी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं, मेरे ख्याल में ये कराची वालों, जैसे आपने रेफरेंडम का लफ्ज़ यूज़ किया, बिल्कुल ऐसे ही। और ये पहली दफ़ा हो रहा है फरहान कि हम देख रहे हैं कि सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हार रही है। हालांकि ये ट्रेंड कभी भी नहीं रहा, सिटिंग गवर्नमेंट तो ईजीली इलेक्शन जीत जाती हैं, और पीटीआई के साथ बिल्कुल उल्टा है। और उसकी वजह सिर्फ ये कि ये अपने बोझ तले दबे हुए हैं और महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, बैड गवर्नेंस है। और अब तो वज़ीर-ए-आज़म भी ये चीज़ मान रहे हैं कि हम टिकट की जो तकसीम है उसमें भी हमसे गलतियाँ हुई हैं, अब हम इन गलतियों को सुधारेंगे। आपने महंगाई की बात की,
महंगाई बहुत ज़्यादा है और महंगाई की एक वजह ये भी है जो कि शौकत तरीन साहब ये कह रहे हैं कि IMF पाकिस्तान के साथ ज़्यादती कर रहा है। जो इससे पहले IMF ने प्रोग्राम्स दिए हैं, उन प्रोग्राम्स में बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर बर्डन डाला गया। अब वो ये कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि नज़रसानी हो इस तरह की जो प्रोग्राम्स हैं। आपको लगता है कि मैशियत ठीक हो जाएगी, कुछ बेहतरी आएगी शौकत तरीन साहब के आने के बाद? हम देख रहे हैं चौथा वज़ीर ख़जाना पिछले 3 सालों में चेंज हुआ है। या फिर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा, जो आपने शौकत तरीन साहब की बात की, एक मैं पॉइंट और ऐड करूँगा कि उन्होंने साथ ये भी कहा था कि पिछले 3 सालों में मईशत को तबाह कर दिया गया है। सही, ठीक है। अब मईशत को तबाह किसने की है? क्या सिटिंग गवर्नमेंट के जो वज़ीर ख़जाना आए, जो वज़रा आते रहे, जिन्हें तब्दील करते रहे वज़ीर आज़म साहब, क्या उन्होंने तबाह की है? पॉलिसीज़ नहीं थी, क्या था? आप देखें, मैं पर्सनली आपको एक पॉइंट यहाँ पे आपके सामने रखूँगा कि जिस दिन असद उमर साहब, जो पहले हमारे वज़ीर ख़जाना थे, असद उमर साहब आए थे और उन्हें तब्दील कर दिया गया था और एक इशू क्रिएट हो गया था कि IMF के पास जाएं ना जाएं। उस दिन बहुत सारे हलकों में ये बात उठ गई थी कि गवर्नमेंट हैव नो पॉलिसी रिगार्डिंग इकोनॉमी। चाहे वो बातें करते रहे, वज़ीर आज़म साहब इलेक्शन से पहले कहते थे हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, कॉम्पिटेंट लोग हैं, पॉलिसीज़ हैं, लेकिन जिस दिन असद उमर साहब को चेंज किया गया, क्योंकि वो लीड कर रहे थे, ठीक, उन्होंने इलेक्शन इसी बेस पे लड़ा था, कि उस दिन सब ये बात समझ में आ गई थी कि देयर इज़ नो एनी पॉलिसी टू चेंज दिस इकोनॉमी। तो उसके बाद तो आज तक आप देख लें कि जैसा कि आपने कहा 4 वज़रा जो ख़जाना तब्दील हो चुके हैं, शौकत तरीन साहब आए हैं, वो बिल्कुल उसके उल्टा चल रहे हैं, 90 एंगल से अलग हो रहे हैं, क्योंकि पहले IMF के पास भी जाना पड़ा गवर्नमेंट को, उसके बाद उन्हीं पॉलिसीज़ को फॉलो करना पड़ा। अभी आपको पता है कि आने वाला बजट आने वाला है, बजट में आप देखें कि IMF ने इन्हें जो डिक्टेट किया हुआ है, जो डिक्टेशन मिल चुकी है, उस पर ये कितना कारबंद हो। ठीक है। अच्छा, आम आदमी की जब हम बात करते हैं फरहान, तो आम आदमी की दस्तरस से चीज़ें निकलती जा रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, ऊपर से कोरोना की वजह से बिज़नेस सबका ख़त्म हो गया। दिहाड़ीदार तबका जो 30 से 35% है, वो रोज़गार उसको नहीं मिल रहा, वो कहाँ से किस तरह मैनेज करे? तो हुकूमत ने रमज़ान में सस्ते बाज़ार भी लगाए, सस्ता पैकेज भी उन्होंने अनाउंस किया। आपको लगता है कि ये चीज़ें बहुत ये काफ़ी होंगी आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए, या हुकूमत को मज़ीद इस चीज़ पे इमरजेंसी लगानी होगी? देखिए ज़फ़ीर, ये जो शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं ना, रमज़ान आ गया, सस्ते बाज़ार लगा लिए, रमज़ान आ गया, आपने कोई पैकेज अनाउंस कर दिया छोटा मोटा, जैसे कोरोना आ गया तो उन्होंने एक पैकेज अनाउंस कर दिया था, उससे कुछ हद तक सपोर्ट होती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ हैं, इससे आपके सिस्टम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने सस्ते बाज़ारों की बात की तो मैं ज़रूर यहाँ पे ऐड करूँगा कि आप पंजाब में देखें, सस्ती चीनी की लाइनें लगी होती हैं, वहाँ पे ख़वातीन जो हैं इस गर्मी के मौसम में इतनी लंबी कतारें कि इवन कोर्ट को नोटिस लेना पड़ा कि भाई ये क्या हो रहा है। आप 65 रुपये की चीनी जो कि कहीं 100 रुपये में, कहीं 85 में मिल रही है, वो 65 की आप दे रहे हैं और उसके लिए लोग बेहोश होकर इस गर्मी में मर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी है? आप देख सकते हैं, ये तो वो चीज़ें जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं जो हमारे सामने हैं। तो जब तक एक मजबूत किस्म का एक प्लान नहीं आएगा, एक स्ट्रेटजी नहीं आएगी गवर्नमेंट की, प्लान कौन बनाएगा? वज़ीर आज़म साहब जब कंटेनर पे खड़े होकर तकरीर करते थे, वो कहते थे कि मेरे पास 200 लोग हैं और 200 लोग ये काया पलट के रख देंगे इस 90 दिन में। उस वक्त उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन ख़त्म कर दूंगा। फिर उन्होंने 100 दिन का प्लान दिया, फिर उन्होंने कहा 1 साल दें, फिर 2 साल दें, अब 3 साल हो गए। अब वो कह रहे हैं अगले 2 सालों में मैं तब्दीली लेकर आऊँगा, अब हमें तजर्बा हो गया। आपको लगता है कि जिस एटीट्यूड के साथ ये हुकूमत चल रही है और जिस तरह इतनी बार बार शफलिंग कर रहे हैं, ये अगले 2 सालों में भी डिलीवर कर पाएंगे, या अगले 2 साल भी पिछले 2-2.5 सालों की तरह ही गुजरेंगे? देखिए ज़फ़ीर, सबसे पहले तो बीइंग अ पाकिस्तानी हम सब ये दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ऐसा हो, ऐसी तब्दीली आए, ऐसी चेंजेस आए जो कि आवाम तक जिनका रिलीफ पहुँचे, लेकिन बहुत मुश्किल है। आपने जैसे बात की कि जो शफलिंग का आपने लफ्ज़ यूज़ किया ना, ये पूरी उनकी कहानी की एक तरह से अक्कासी कर देता है कि 4 वज़रा आला आपने तब्दील कर दिए। वेयर इज़ योर स्ट्रेटजी? आपका वो प्लान कहाँ है जिसके आप दावे करते थे? आपकी वो टीम कहाँ है? अभी तक गवर्नमेंट, आप ये देख लें कि इसी पर ही वो मुत्तफिक नहीं कि हमें IMF के नीचे इस तरह से हमारे बर्डन लेना चाहिए IMF का या नहीं, IMF के पास जाना चाहिए या नहीं, हमें उनकी डिक्टेशन लेनी चाहिए या नहीं, इसी पे इख्तलाफात मौजूद है। तो ये तो बेसिक्स हैं। हाँ ना, आपने टीम का जिक्र किया। इस वक्त जो हमारी वफाकी कैबिनेट है वो आलमोस्ट उसमें 60% हैं, 60 के लगभग वो लोग हैं जो इनके मशीर हैं, स्पेशल असिस्टेंट हैं और वफाकी वज़ीर हैं, और इसमें से 50 जो हैं वो लोग हैं जो क्यू लीग का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का या प्रीवियस मुस्लिम लीग नून का हिस्सा रहे हैं, और 10 वो लोग हैं वज़ीर आज़म समेत
जो फ्रेश हैं, जो पहली दफ़ा किसी कैबिनेट का हिस्सा बने या हुकूमती टीम का हिस्सा बने, तो खान साहब के पास तो सिर्फ 10 लोगों की टीम हुई, बाकी 50 तो पुरानी टीम खेल रही है। ये आपने खुद ही नुक्ता जो है उठा दिया, वरना मैं इसी पे बात करने वाला था। ये कहने वाला था कि भाई आप वो देखें कि जो की पोस्ट पे लोग बिठाए जाते हैं, चले टीम को आप छोड़ दें, आपने 60 का जिक्र किया है, ठीक है, लेकिन जो हेड करने हैं आप देख ले, असद उमर साहब आए, फ्लॉप हो गए। उसके बाद आप लेकर आए पीपल्स पार्टी के शेख हफीज शेख साहब, आप उनका देखें, उन्होंने इनिंग्स खेली, चले गए, कहाँ गए, हमाद अजहर आ गए। वो अभी जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम आए, ठीक है, एनर्जेटिक है, यंग है, 3 महीने के लिए वो अभी शौकत तरीन साहब भी पहले यहाँ से खेल के गए हुए हैं, ये सारा। तो इस तरह से तब्दीली का जो एक नारा था, 49 साल का तजर्बा है तरीन साहब का। पहले वो वज़ीर ख़ज़ाना इनका जो हफीज शेख साहब थे, उनके बारे में क्या कुछ कहते रहे, फिर उन्होंने कहा नहीं बहुत टैलेंटेड है, ये मैनेज कर सकते हैं, ये इनकी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है IMF के साथ। अब उन्हीं चीज़ों को निगलेक्ट कर रहे हैं शौकत तरीन। वो ये कह रहे थे प्रीवियस जो हमारी पॉलिसीज़ थी वो ले डूबी पाकिस्तान की इकॉनमी को। आपके वज़ीर ख़ज़ाना इस वक्त जो है, उन्होंने आते ही आपके पिछले 3 साल की कारकर्दगी को, वो अपोजिशन के लोग नहीं है, वो अपोजिशन के मेंबर नहीं है, आपकी ख़जाना जो मिनिस्ट्री है, वजारत ख़जाना को हेड कर रहे हैं, उन्होंने आके ये कह दिया है कि भाई 3 साल में मईशत को तबाह कर दिया गया। सही। अब इसके सारी कहानी खुल के सामने आ जाती है कि गवर्नमेंट के जिस बंदे को आप लेकर आए हैं, उसने आपको साफ साफ कह दिया कि आपके पास कोई पॉलिसी नहीं है, आपने पिछले 3 साल में खिलवाड़ की है इकॉनमी के साथ। दूसरा, एक आम आदमी, हम इशारे तो बहुत सुनते हैं कि डेफिसिट इतना कम हो गया, इतने % ऊपर चला गया, इतने पॉइंट नीचे आ गया, ये सारी चीज़ें के एक आम आदमी तक इसका क्या रिलीफ पहुंचता है? सही। आम आदमी को इसका क्या, जब तक एक आम आदमी तक उसके फ़वाइद नहीं पहुंचेंगे ज़फ़ीर, बहुत मुश्किल होगा। 3 साल गुजर गए, 2 साल रह गए, अब 2 साल में ये क्या जादू की छड़ी ऐसी चलाते हैं, बहुत मुश्किल और बहुत टफ होगा। और कोरोना की वजह से हालात वैसे ही आप। अच्छा, इसमें एक चीज़ और फरहान, चूँकि अगर हम बात करें हुकूमती कारकर्दगी की, और अगेन मैं कराची की करूँगा कि कराची में जो इन्होंने इलेक्शंस आ रहे हैं, ज़िमनी इलेक्शंस, उसमें दूसरे तीसरे नंबर पे नहीं, 5वें 6ठे 7वें नंबर पे जा रहे हैं। और उसकी वजह ये बन रही है कि हमारे जो वफाकी वज़रा हैं, उनका एटीट्यूड का भी बड़ा मसला है। इमरान खान साहब ईमानदार हैं, वो करप्शन नहीं करते, सब चीज़ें उनकी मानी जा सकती हैं, लेकिन उनकी जो टीम है उसके एटीट्यूड का भी मसला है। यही फैसल बावड़ा थे, जब उनसे लोगों ने पानी मांगा तो उन्होंने कहा कि तंजिया, उन्होंने कहा कि जाए, मेरी गाड़ी में नेस्ले की बोतलें रखी हुई हैं, मेरे पास मिनरल वाटर है, वो पिलाएंगे। तो मतलब जब इस तरह का आप मजाक उड़ाते हैं, आपने दूसरे वज़रा को भी सुना, तो इस कैसे सर्वाइव करेंगे? हुकूमतें तो इस तरह नहीं चलती है, हुकूमत तो अपर एंड होता है। बिल्कुल सही ज़फ़ीर, इसका जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये पिछले दिनों खुद ही दे दिया। उन्होंने कहा कि मुझसे बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ होती हैं, और एक गलती को तो उन्होंने खुद एडमिट किया, जो आपके सवाल का जवाब भी है। वो ये कि उन्होंने कहा बाज़ औक़ात मैं देता हूँ कि मैंने टिकट किस शख्स को दे दी है, मैंने किसको वज़ीर बना दी है। अब कई जगहों पे तो वो एडमिट कर लेते हैं, कई जगहों पे वो स्टेप ले लेते हैं, लेकिन वो स्टेप बैक नहीं कर सकते। और वही जैसे आपने पहले जिक्र किया कि जो नौमौलूद किस्म के सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, टिकट मिल गए, जीत मिल गई, तो उन्हें नहीं पता सियासी तौर पे वो नाबालिग है अभी। सही। क्योंकि एक अभी बहुत सारे वाकयात हम एक डिस्कस करते हैं, लेकिन उनका एटीट्यूड की बात आप करें तो आप देखिए PTI के जो इस वक्त अरकान असम्बली हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, आप उनके एटीट्यूड देखिए, पब्लिक वो जाते हैं तो किस तरह से उनका एटीट्यूड होता है। अच्छा फरहान, चूँकि प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, आखिर में मैं आपसे जानना ये चाहूँगा कि चूँकि आप यूथ के लिए भी काम करते हैं और 64% यूथ है हमारी कुल आबादी के, वो PTI को बड़ा वोट दिया था 2018 में, और वो चाह रहे थे, और वो लोग निकले थे जो कभी वोट का हिस्सा बनते ही नहीं थे, जो इलेक्शंस में नहीं जाते थे, जो इलेक्शन कैंपेन्स की तरफ नहीं जाते थे, और बड़ी खुशी से उन्होंने हिस्सा लिया। और थोड़ा सा हमें लगा था कि जैसे 70s में पाकिस्तान का जो यंग ब्लड था वो निकला था, इस तरह हम देख रहे थे कि 2018 में भी इस तरह की तब्दीली आ रही है। वही ब्लड जो वो ज़ाहिर है, ये एज ऐसी होती है, वो जज्बाती भी होते हैं, और वही लोग अब मायूस भी हो रहे हैं। क्या समझते हैं, किस तरह यूथ को इंगेज कर सकते हैं, किस तरह उनको बता सकें कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ये आपसे आपने कांस्टेंट रहना है, इसके लिए बड़ा मेहनत करनी पड़ती है, आपने इस सिस्टम का हिस्सा बने रहना है। लेकिन हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की जो मायूस कन कारकर्दगी है, उससे उनका वर्कर भी और आम नौजवान भी उनसे जो है वो मायूस हो रहा है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए ज़फ़ीर, आपने 2018 की बात की, लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि 2018 से पहले 2013 से इस यूथ का मोमेंटम बना हुआ है। वो तो 2011 की जलसे के
जलसे के बाद आपने देखा कि यूथ रोडों पे, आज अगर प्राइम मिनिस्टर साहब वज़ीर आज़म हाउस में बैठे हुए हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ यूथ। सही, यूथ एक बहुत बड़ी ताकत है, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, पूरी दुनिया में आप देख लें जितनी भी मोमेंट्स आई हैं, जितनी भी पूरी दुनिया में इनकलाब आए हैं, जितनी भी मूवमेंट चली हैं जिन्हें लीड की, उसके पीछे यूथ का हाथ था। तो यूथ को यूटिलाइज़ किया वहाँ पे बहुत ही पॉजिटिवली आपने लिया यूथ को ऑन पेज। इस बात पे तो खान साहब को दाद देनी चाहिए, उन्होंने एक तब्दीली का नारा लगाया, जो भी किया यूथ को उन्होंने कैप्चर किया, उसका रिजल्ट उन्हें मिल गया। लेकिन जब इनकी बारी आई डिलीवर करने की वो फिर आप वाली बात है कि मायूसी छाई हुई है। और ये तो वही बात, अभी फिर 2023 में इलेक्शन आने हैं। सही, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आखिरी 10 सेकंड में? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जो हो गया वो ज़फ़ीर वापस नहीं आ सकता। 3 साल गुजर गए, वो वापस नहीं आएंगे। 2 साल हैं, खान साहब की सियासी बाकियात इसी में है। खान साहब का जो एक इमेज बना हुआ है पॉजिटिव आवाम में और लोगों में कि करप्ट नहीं है, जो भी है उन पे और बाकी इल्ज़ामात हैं, तो उस साख को बचाने के लिए उन्हें अपनी टीम पे ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए, अपनी काबीना पे नज़रसानी करनी चाहिए और 2 साल में जितना डिलीवर कर सकते हैं, अदरवाइज़ आने वाले इलेक्शंस में बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया फरहान रज़ा, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं कि मौजूदा हुकूमत को अपने रवैयों में तब्दीली लानी होगी। कारकर्दगी आपकी बहुत पीछे रह जाती है, सबसे पहले आप अपने रवैये तब्दील करें, उसके बाद आपकी कारकर्दगी होगी। और इस वक्त अपोजिशन बिल्कुल PDM का जो इत्तेहाद था वो टूट फूट का शिकार है, लेकिन मौजूदा हुकूमत की अपनी बैड परफॉर्मेंस की वजह से वो अपने इस मलबे तले दबी हुई है। और थोड़ी सी परफॉर्मेंस अगर बेहतर करें तो पाकिस्तान के अवाम आज भी इमरान खान पर भरोसा करने को तैयार है, लेकिन उनकी कैबिनेट पे भरोसा नहीं कर रहे क्योंकि वो डिलीवर नहीं कर पा रहे। आपने गुफ्तगू सुनी फरहान रज़ा की, उनकी गुफ्तगू से आप किस हद तक मुत्तफिक हैं, हमें आपके फीडबैक का रहेगा इंतज़ार। मुझे और एजेंडा पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।